जी, क्या है थ्योरी का नाम? VBT, जिसको किस नाम से जानते हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और क्या है ये थ्योरी? बहुत सिंपल थ्योरी, बहुत सिंपल। ये कहता है कि जनरली जब हम किसी भी एटम की बात करते हैं, है ना, किसी भी एटम की आप बात करते हो, जब वो एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है? एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल। ओके, एटम क्या कर रहा है? एटम कंबाइन कर रहा है, और एटम क्या बना रहा है कंबाइन करके? मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। तो मॉलिक्यूल बनाने के दौरान उस एटम के, उस मॉलिक्यूल के अंदर इन्वॉल्व होने वाले एटम्स एक दूसरे के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लगाते हैं। आपको पता है कौन कौन सी फोर्सेस लगाते हैं? मान लो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या ले लिया? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, राइट। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एक ही इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ? इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाला है? अट्रैक्ट करने वाला है। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला है। अपना न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला है। अपना न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला है। हाँ या ना? यस सर। ये तो थी सारी की सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगी। इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। और इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। यानी कि दो इनमें आपस में क्या लग रही है? रिपल्शन। और इनमें आपस में क्या लग रही है? अट्रैक्शन। आप मुझे बताओ डोमिनेटिंग फोर्स कौन सी है? सर अट्रैक्शन। बहुत बढ़िया, डोमिनेटिंग फोर्स अट्रैक्शन है। किसके ऊपर डोमिनेटिंग है? रिपल्शन से ज्यादा डोमिनेटिंग अट्रैक्शन है। और जब भी किसी मॉलिक्यूल में डोमिनेटिंग फोर्स अट्रैक्शन की होती है, रिपल्शन के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, अदरवाइज मॉलिक्यूल फॉर्म कभी भी नहीं हो सकता। याद रहेगा? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। अब इसी के अंदर एक चीज और हमें स्टडी करनी है। जब हम अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं या ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, तो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं हमेशा। एटम के अंदर क्या चीज ओवरलैप करती है? एटम के ऑर्बिटल्स। क्योंकि ऑर्बिटल्स वो रीजन होते हैं, वो जगह होती है वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर। वेरी गुड, ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्स। सही है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल बन रहा है, तो मॉलिक्यूल में जो तो एटम्स इन्वॉल्व हैं वो आपस में मैक्सिमम तरीके से बॉन्ड तभी बना पाएंगे, वो एटम्स मिलके मॉलिक्यूल तभी बना पाएंगे जब उनके इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर पाएंगे, उनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर पाएंगे। इसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। एक होता है, मैंने बताया था आप लोगों को, एस सबशेल, जो कि स्फेरिकल शेप का होता है। एस सबशेल याद रहेगा। दूसरा होता है हमारा पी सबशेल। ये है पी वाई। अगर ये पी वाई है तो ये पी एक्स है, तो ये पी जेड है। ये क्या है? ये भी सबशेल्स है। किसके सबशेल्स हैं? पी सबशेल्स। ओके, शेप क्या होती है इसकी? डंबल। और थर्ड जो होता है वो हम जानते हैं डबल डंबल। याद आया सभी को? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। एम आई क्लियर टू ऑल? यस भैया। यस सर।
और ये वाला तो एक्सिस के ऊपर ही लाई करता है, dx2y2। और ये हो गया हमारा dz2, दिस इज dx2 y2, दिस इज dyz, दिस इज dzx, दिस इज dx1। अब ना दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, ये ऑर्बिटल्स क्या करने वाले हैं, ओवरलैपिंग करने वाले हैं, और ओवरलैपिंग के साथ साथ इसके अंदर ये चेक करेंगे कि इन्होंने इन फेज ओवरलैपिंग करी है या आउट फेज ओवरलैपिंग करी है। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, बात समझ आ रही है? मैंने कहा अब हम चेक करेंगे कि ये जो ओवरलैपिंग होने वाली है ये इन फेज ओवरलैपिंग है या आउट फेज ओवरलैपिंग है। इन और आउट दो तरह की ओवरलैपिंग की हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन और आउट की ओवरलैपिंग की बात हो रही है। देखिएगा कैसे कैसे बात चलेगी और कैसे कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे इन और आउट ओवरलैपिंग। देखो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ड्रॉ होता है या नहीं? यस भैया। आप बताओ इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है बेसिकली? सर चार्जेस। फिर तो आवाज कम आई आप लोग की, बताइए फिर से एक बार, क्या होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड? रीजन ऑफ चार्ज। हाँ बेसिकली हम पूरे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को ना क्लाउड की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। तो वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं या जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। याद रहेगा? यस यस। सर। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमें हेल्प करता है बताने में कि इन फेज ओवरलैपिंग है या आउट फेज ओवरलैपिंग। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इन फेज और आउट फेज का कंसेप्ट अगर ढंग से समझना है तो क्या चीज है, और क्या कंसीडर करते वक्त हमें इन फेज और क्या कंसीडर करते हुए आउट फेज ओवरलैपिंग हम कर पाते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, जनरली दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के सामने सामने आ गए जिसको हम लोग बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। देखो ये px है, ये px से ओवरलैप करने आ गए। ओवरलैपिंग बढ़िया होगी, क्यों बढ़िया होगी बताओ जल्दी से? क्योंकि दोनों एक ही एक्सिस पे है, आया ना? यस सर। के अंदर सिमेट्री मौजूद है, एक्सिस में सिमेट्री है, कंपाउंड आसानी से कंबाइन कर गया और क्या फॉर्म कर लिया उसने, प्रॉपरली ओरिएंटेड मॉलिक्यूल। एक और भी ओरिएंटेशन पॉसिबल है, आपने S ले लिया, S के साथ भी आपने क्या लिया, px ले लिया, इसने भी क्या किया, ओवरलैपिंग कर ली। ओवरलैपिंग करने के बाद इस तरीके से आपका न्यू ऑर्बिटल फॉर्म हो गया। लेकिन कौन सी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, ये सोचने वाली बात है। जैसे मान लो अगर मैं ये ओवरलैपिंग दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये px है और ये वाली pz है, तो आप मुझे बताओ इनके अंदर कभी ओवरलैपिंग हो पाएगी क्या? जल्दी बोलो। सर एंड टू एंड नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी, है ना? नो ओवरलैपिंग। चलो ये मान लेते हैं कि एक ऐसी है और एक आपका dy है, इसके अंदर भी ओवरलैपिंग नाम मात्र की होगी या होगी ही नहीं, आया ना? क्योंकि इनकी क्या डिफरेंट है, ध्यान रखना, इनकी इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या है इनकी इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन? एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए, क्लियर है? यस सर। सर सर एक डाउट है बोलिए। सर, ये आपने 4 टाइप्स बताए हैं, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग के टाइप्स बताए आपने? ये वाला हेड ऑन है
है ना। ये हाँ, वो सर। वाले केस है जिसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही, नो ओवरलैपिंग। और अब वो वाले केस जिसमें साइडवेज ओवरलैपिंग हो सकती है। अगर पीजेड के साथ पीजेड आ जाए तो ओवरलैपिंग कैसी होगी, आप लोग समझ ही पा रहे हो। आया ना, क्लियर है। अगर पी वाई के साथ पी वाई आ जाए, ओवरलैपिंग कैसी हो जाएगी, साइडवेज ओवरलैप। एम आई क्लियर टू ऑल? आया ना। तो याद रखिएगा कि जब भी साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, इसका अगर डायग्राम दिखाए ना, प्रॉपर डायग्राम ऑर्बिटल, देखो ये वाला हिस्सा इसके साथ जुड़ गया, इसको ऐसे दिखाता हूं। जुड़ने के बाद ये ऐसा हो गया, ये ओवरऑल ऐसा हो गया, ऐसे ही ये पूरा दिखाई देगा इस तरीके से, और ये मिलके दिखाई देगा, यानी कुछ ऐसा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? आगे भैया। हाँ या ना। यस सर। अब ना इसमें भी और चांसेस हैं ओवरलैपिंग के एक्सटेंट को बढ़ाने के। एज्यूम कर लो, इसमें इन फेज और आउट फेज बता था आपको मैं। और बाइटल के अंदर ना दो ही रीजन है, अगर ऊपर वाले को प्लस मान रहे हो तो नीचे वाला माइनस, और अगर ऊपर वाले को माइनस मान रहे हो तो नीचे वाले को आप प्लस मान रहे हो। तो एक दूसरे के ऑपोजिट ही होगा हमेशा। इनको हम लोग जनरली बच्चों क्या बोलते हैं, इन रीजन को हम बोलते हैं लोब्स। और लोब्स वो रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। हम ऑर्बिटल को लोब्स की फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऊपर वाला प्लस होगा नीचे वाला माइनस, मगर हाँ ये जरूरी है, अगर ऊपर प्लस ले ले तो नीचे माइनस लेना पड़ेगा, और अगर आपने ऊपर माइनस ले ली तो नीचे क्या लेना पड़ेगा, प्लस। एम आई क्लियर टू ऑल? यस भैया। ये सभी को समझ आ गया? बाकी लोग भी जवाब दीजिए। यस सर। Yes, sir. तो जब दो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनके पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के सामने सामने आ रहे हैं, क्या बोला मैंने, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एक साथ सामने सामने आ रहे हैं, तो याद रखना हमेशा इस केस में जो फाइनल आपका, इसको ऐसे समझाता हूं आपको वेव की फॉर्म में, वो और बढ़िया हो जाएगा। मान लो एक वेव है, इस वेव में दो चीज होती हैं, एक होता है क्रेस्ट, एक होता है ट्रफ। एक और वेव ले ली मैंने, इसके अंदर भी क्या चीज है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ। तो पहली वाली का क्रेस्ट और दूसरी वाली का क्रेस्ट दोनों सेम फेज में आया ना, जल्दी बोलो, सेम फेज में है आया ना। यस भैया। तो इनसे जब मैं ओवरलैपिंग करूंगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिएगा। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आ रही है भैया। इससे फायदा क्या होता है कि जो इन दोनों के क्रेस्ट जब आपस में जुड़ते हैं ना, इनसे बनने वाली रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड ऑटोमेटिकली क्या होता है हमारा, ज्यादा हो जाता है। ज्यादा होता है। याद रहेगा। यस भैया। तो हम लोग जनरली ना फिजिक्स की भाषा में कहें तो इसे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। और केमिस्ट्री की भाषा में इसको बोलते हैं इन फेज ओवरलैपिंग। व्हाट इज इन फेज, दोनों के क्रेस्ट क्रेस्ट और दोनों के ट्रफ ट्रफ एक ही फेज में, कंस्ट्रक्टिव और इन फेज ओवरलैप। याद रहेगा। Yes, sir. अब डिस्ट्रक्टिव में क्या हो जाएगा या फिर आउट फेज ओवरलैपिंग में क्या हो जाएगा, आप लोग जज कर ही पा रहे हैं। आपकी जो सेकंड वेव है
वो ऐसे। आप मुझे बताओ जब ओवरलैपिंग होगी तो क्या नुकसान होगा? इस तरीके से आएगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. इससे क्या होगा, जो नेट वेव आएगी, आप मुझे बताओ उसका रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या होने वाला है? नेट वेव का रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड कम हो, बताओ कम क्यों हो जाएगा? नेट वेव का एम्पलीट्यूड कम क्यों हो गया? क्योंकि ये Positive or सब्ट्रैक्टिव, minus. यस, वेक्टर के हिसाब से आपने पढ़ा है, जब दो कंपोनेंट्स जो कि सेम डायरेक्शन में नहीं होते उसको हम ऐड करते हैं तो रिजल्टिंग आंसर क्या होता है? हमेशा लेस होता है। सेम स्टोरी यहाँ पर फॉलो कीजिए कि यहाँ पर भी जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। याद रहेगा? Yes, sir. कितने लोगों को बात समझ आ गई? आगे sir. अच्छा, अब अगर ये बात समझ आ गई ना, तो जब कल बात कर रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जिसको हम लोग बोल रहे थे सिग्मा और पाई बॉन्ड, याद है नहीं? आपके स्कूल में जरूर आएगा ये क्वेश्चन, पूछा जाता है, तो वो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन भी है, लिख लीजिए पहले साथ साथ। लिखो डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई। यहाँ सिग्मा लिख दो, यहाँ पाई लिख दो। सिग्मा में पहला लिखो, ये कैसे बनता है? फॉर्म्ड बाय overlapping along internuclear axis, यानी कि ऑब्वियस ही बात है हेड ऑन ओवरलैपिंग की बात कर रहा है। कौन सी ओवरलैपिंग? तो ब्रैकेट में हेड ऑन ओवरलैपिंग, या फिर से सेकंड पॉइंट बना लो, इसमें कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? हेड ऑन ओवरलैपिंग। इसमें क्या हो रहा होता है? साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। इट इज फॉर्म्ड बाय, जल्दी बोलो, इट इज फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग। याद रहेगा? हाँ या ना? यस भैया। सेकंड Yes, पॉइंट भी वही है, साइडवेज ओवरलैप का रिजल्ट है। अब यहाँ पे देखें कि इसमें तो साइडवेज ओवरलैपिंग हो गई, इसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग है, तो अब एक्सटेंट ऑफ या बॉन्डिंग तय कह रहा है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेंगे? इसमें खाली एक ही बनेगा, कंसिस्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्योंकि इस केस में क्या होगा, साइडवेज में 2 बनेंगे ना। यस भैया। अभी दिखाता हूँ कैसे, अभी ड्रॉ भी किया था मैंने ऊपर। और चौथी बात, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल, ठीक। जबकि इस केस में अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रिकल क्लाउड, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। याद रहेगा? उसके अंदर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसमें कौन सा है? अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एम आई क्लियर टू ऑल? यस Yes, भैया। sir. Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट किसी बच्चे को अब तक? तो आप लोगों ने एक चीज सीखी यहाँ पे ओवरलैपिंग के दौरान,
जितने चांसेस वेव के, ये वेव ही तो है बच्चों, है ना, ये क्या है आपकी, एक वेव ही तो है। और वेव को ना हम रिप्रेजेंट करते हैं साई से, वेव फंक्शन को बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई से। तो जब दो वेव्स सेम फेज में, मान लो ये वाली वेव है साई ए और ये वाली वेव फंक्शन है साई बी, तो आप मुझे बताओ इस रिजल्टिंग वेव का वेव फंक्शन कैसे निकाला आपने, साई ए प्लस साई बी करके, हाँ या ना, यही किया, दोनों के क्रस्ट को क्रस्ट में जोड़ दिया, ट्रफ को ट्रफ में जोड़ दिया, ओवरऑल रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड बढ़ गया, आपने कह दिया कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। है ना, जल्दी बोलो बच्चों। यस भैया। और यही चीज जब आप आउट फेज में थे तो ये साई ए है, ये साई बी है, बट दोनों दूसरे के डिफरेंट फेज में है, तो साई निकालूंगा तो दैट वुड बी इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। तो जितने प्रोबेबिलिटी आपकी वेव के सेम फेज में आने की है, एग्जैक्टली उतनी ही प्रोबेबिलिटी वेव की ऑपोजिट फेज में आने की भी है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। जल्दी बोलिए, हाँ या ना। यस सर। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को या नहीं? देखो वेव है, वेव के सुपर इम्पोज होने के चांसेस जितने इन फेज है, एग्जैक्टली उतने ही वेव के सुपर इम्पोज होने के चांसेस आउट फेज में भी तो है। प्रोबेबिलिटी कैसे आने वाली है, इक्वल इक्वल प्रोबेबिलिटी आने वाली है, नहीं आने वाली? प्लीज लेट मी नो। आएगी। इक्वल प्रोबेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी बच्चों? रहेगी। यस सर। और वैसे भी ना आप लोग जानते हो कि जब हम बात कर रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स में, हमने एक ही बात कही, हमने कहा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के घूमने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन जितना बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, यहीं से एक और वर्ड आता है जिसका नाम है एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग जहां कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग को कंफर्म कर रहा है, वहीं एंटी बॉन्डिंग उसके आउट फेज बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। तो जितने चांसेस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हैं, उतने ही चांसेस आपके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के भी होंगे। तो आज के बाद जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन वेव को सुपर इम्पोज करने की बात करेंगे, ओवरलैपिंग की बात करेंगे, तो जितने चांसेस आपके बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन के जाने के हैं, उतने ही चांसेस आपके इलेक्ट्रॉन के एंटी बॉन्डिंग में जाने के भी है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। यस भैया। और यहीं से शुरुआत भी होती है बच्चों एक नई थ्योरी की, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेकिन उस पे आने से पहले मैं जरा अपनी बात को दोबारा से कंप्लीट करूंगा, फिर मैं आगे आऊंगा। ये क्लियर होगी स्टोरी, आया ना? सिग्मा वाली बात, बॉन्डिंग वाली बात, एंटी बॉन्डिंग वाली बात। दो और डिफरेंस बिटवीन आपके सिलेबस में आते हैं, लिखिएगा। पहला बोलता है डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये एग्जाम में पूछ लेता है। सर एक बार ही पूरी स्क्रीन दिखा दीजिए। अभी दिखा, एक सेकंड। डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जरा करिए, पहले पहले कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर रहे हैं तो कर लिए सभी ने कॉपी? देखिएगा, अब आता है आपका डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है? कुछ आइडिया आप लोगों को क्या होता है डिफरेंस एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में? सर एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होएगा। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा फिर? सर वो जगह जहाँ पे एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पाए जाएं। देखो ये तो बात सही आपने कही, जिसमें सर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो मिक्स कर जाता एक बात बताओ, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर में
सबसे ज्यादा रिपल्शन अट्रैक्शन किस में लग रही होंगी? मॉलिक्यूलर में लग रही होंगी। Yes. sir. मॉलिक्यूल दो एटम से मिलके बनता है तो उसके अंदर एक्सटेंट ऑफ लड़ाइयाँ ज्यादा हो रही होंगी, और ज्यादा लड़ाई जब भी होती है ना, उस समय ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है, और ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है तो ध्यान रखना ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। तो ये तो हो गए लेस स्टेबल, याद रखेंगे, दे आर लेस स्टेबल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और दे आर मोर स्टेबल। ये क्या होते हैं? ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। एम आई क्लियर? ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल। दूसरा, अब एटॉमिक है तो सिंपल सी बात है, एक एटम की क्या शेप होगी, या तो स्फेरिकल होगा या पी उसके अंदर होगा, लेकिन कोई कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स तो नहीं है उसके अंदर। तो आप नहीं, sir. बोलेंगे इनकी शेप भी क्या होगी? सिंपल होगी, दे हैव सिंपल शेप्स, सिंपल शेप। जबकि इस केस में क्या होगा? They have complex shape. कॉम्प्लेक्स शेप या डिफरेंट शेप, कुछ भी कह सकते हो। एम आई क्लियर? हाँ या ना? अब इसके अंदर Yes, sir. इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, एस पी डी एफ, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? सिग्मा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई, पाई एंटी बॉन्डिंग। ये क्या होता है एंटी बॉन्डिंग, अभी समझाऊंगा एमओटी में। अभी के लिए पहले ये तीनों पॉइंट्स लिखो आप लोग जल्दी से, क्विकली। देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बाद एक और डिफरेंस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये भी एग्जाम में आता है आपका। कौन कौन सा? बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। देखो पहला, 80 एटम के लिए स्मॉल लिखा है आपने? हाँ 80 एटॉमिक बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। एक काम करो, इसको भी मॉलिक्यूलर कर दो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके। तो सबसे पहले तो बॉन्डिंग हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, ये एडिशन से होता है। तो आप क्या लिखोगे? formed by additive effect of atomic orbital, ठीक है। इसको चाहो तो दिखा देना, साइज इक्वल टू साई 1 प्लस साई 2। और एंटी बॉन्डिंग किससे बनता है? Subtracting. वेरी गुड, सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? साई इज इक्वल्स टू साई 1 माइनस साई 2। एम आई क्लियर? Yes, bhaiya. दूसरा, किस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी? इसमें बढ़ेगी। इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? Decrease. Yes. यहाँ देखो, ये अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, जबकि ये एंटी बॉन्डिंग में वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिपल्शन को। याद रहेगा बच्चों? Yes, भैया. इसमें ध्यान रखना जो लोब्स थे वो सेम साइन के थे, है ना? Yes. और इसमें क्या होता है, और इसमें खाली क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा और पाई। सिग्मा मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग, पाई मतलब साइडवेज ओवरलैपिंग। और जबकि ये कैसे फॉर्म होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, am I clear to all? Please copy it down Yes, quickly. जल्दी से कॉपी करिए। अब सुनिएगा आगे। ये जो है हमारा ये पूरा रिप्रेजेंटेशन था सिग्मा मतलब बॉन्डिंग का और एंटी बॉन्डिंग का, किस तरीके से बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं, किस तरीके से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं। मैं कल बात कर रहा था आप लोगों से हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम्स के, आपको याद है कल सीखे थे हम लोगों ने, जैसे मैंने कहा था CH4, याद आया आप लोगों को, जिसमें हमने कहा CH H H और H, राइट। तो इसमें हमने क्या किया था, हमने इस तरीके से कार्बन के p ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर दिए थे, याद आया कुछ? Yes, भैया. और उसके अंदर ये हो गया, और इसके साथ साथ ये था हमारा CH4 का, राइट। CH4 के बाद PCl5 की बात करते हैं। PCl5 में आपको मैंने सिखाया था फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, याद आया कुछ? कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, याद आया? ग्राउंड स्टेट में क्या ड्रॉ किया था हम लोगों ने बच्चों, जल्दी बोलो। बच्चों बोलिए क्या करेंगे 3s2 3p3 वाला? अरे बोलो। वुंस रूल वाला। हाँ, एक्साइटेड स्टेट में क्या हो सकता है? सर एक सोर्स में चला जाएगा सबसे कॉर्नर वाले में। ये देखो, ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में ये उठ के यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ये क्लियर है सभी को क्या बनी हाइब्रिडाइजेशन? यस सर। Yes. sp3d हाइब्रिडाइज हो गए, ठीक है। अब मैंने कहा ये तो समझ आ गया, लेकिन जरा बनाकर दिखाइए C2H4 का। अब इस केस में क्या हो रहा है, C बनाया डबल बॉन्ड H H H
H। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ये डायग्राम पढ़ा था ना इथीन का हम लोगों ने? जिन्होंने नहीं पढ़ा वो देख लीजिए। C और C के बीच डबल बॉन्ड और बाकी 4 हाइड्रोजन एटम। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है हाइब्रिड फॉर्म में? सबसे पहले हम कार्बन के लिए p ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे। ये तो हो गया सिग्मा, ये हो गया पाई, ये सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया, राइट। और ये वाला हाइड्रोजन एटम्स हो गए। एम आई क्लियर? ये क्लियर हुआ सभी को बच्चों को? जल्दी बताओ। ये मैंने क्या किया, H का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ Yes, जा रहा है? 1s में जा रहा है। H का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? 1s में जा रहा है। H का लास्ट इलेक्ट्रॉन 1s में जा रहा है, तो हमने ये H रिप्रेजेंट कर दिए यहाँ पे, H कर दिए यहाँ पे रिप्रेजेंट, H कर दिए यहाँ पे रिप्रेजेंट, करेक्ट। तो ये बन गया सिग्मा, ये बन गया पाई, तो हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। ये क्लियर हुआ क्वेश्चन? अभी ऐसे वाले क्वेश्चंस में सर आपको इसमें और सर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है।